जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की सीरीज में जिसमें हम भारत में होने वाली सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट गणित का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और उससे पहले साथियों दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि लोग इससे बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। तो आपके दोस्त और आप भी मत छूटिए इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की इस प्रश्न के साथ। प्रश्न पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से क्योंकि अगर प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो आप उत्तर कैसे बता पाएंगे। पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है। यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% हो तो x का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 800, 700, 300 और 400 और ये केबीसी नहीं जिसमें तुक्का लगा सकते हैं। आपकी परीक्षा में आपकी परीक्षा का एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही मैटर करता है, तो हमें इस सवाल को लगाना है, तुक्का नहीं मारना है। चलिए सवाल लगाइए कैसे लगेगा। कह रहा है a का 90% बराबर b का 30%। ठीक है, कोई बात नहीं। a का मतलब गुणा 90% का मतलब 90/100। ये किसके बराबर है? b का 30%, यानी b का 30/100 इसी के बराबर है। यही तो कह रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इसको कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, 3 तरीका 9। यहाँ से अगर हम a बटे b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/3 आएगा कि नहीं बताइए। 100 से 100 कट गया, दोनों में हर था। यहाँ 0 0 कट गया, मतलब 30 या 90, यहाँ 3 आ गया। अब 1/3 आया कैसे दिखेगा? यहाँ 3 गुणा कर रहा है तो बराबर के उस तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो जब यहाँ गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा भाग करेगा, और किस में भाग करेगा? उधर एक ही तो बचा है तो एक में भाग करेगा। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है यदि b बराबर a का x%। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि b का मान 3 है तो a का मान 1 है। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए b बराबर यानी कि 3 बराबर a का मतलब एक का मतलब गुणा x% मतलब x/100। अब बताओ x का मान कितना होगा? यहाँ भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 300। बताइए समझ में आया कि नहीं? हमारा उत्तर क्या हो गया? 300। इस तरीके से हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से टैकल कर पाएंगे परीक्षा हॉल में भी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। प्रश्न समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 5,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है? आप में से कई सारे व्यक्ति इस प्रश्न को नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उन्होंने जो ट्रिक याद करके रखा है वो यहाँ पर ट्रिक काम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको बेसिक से आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वास्तव में आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। अगर वो फार्मूला याद है तो जिनको याद है वो तो लगा ही जाएगा। फार्मूला क्या है? डिफरेंस समझ रहे हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो डिफरेंस बराबर क्या होगा? पी कोष्टक में r/100 का स्क्वायर। बस यही फार्मूला होता है। ऐसे प्रश्न पूछिए अगर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 2 वर्ष के लिए, ये वास्तव में कितने वर्ष के लिए है? जब समय क्या हो? समय 2 वर्ष हो। ठीक है, अगर समय 2 वर्ष है तो उसके लिए फार्मूला है क्या? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर मूलधन कोष्टक में दर बटे 100 का स्क्वायर। बस अब यहाँ पर डिफरेंस रख देते हैं। डिफरेंस कितना है? 32 है तो 32 रख दिया हमने। पी का मान कितना है बताइए? 5,000 है तो 5,000 हो गया। आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 जीरो, एक के बाद 4 जीरो, ये हो जाएगा ना। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यहाँ कितना बचा? 1। हम ऐसे कर सकते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ भाग कर रहा है 2 तो बराबर के उस तरफ जाएगा, क्या करेगा? गुणा करेगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना? 64। तो आर का मान 8। और आर आर क्या है? दर है तो आर 8%। 8% इसका सही होगा। बताइए प्रश्न समझ में आया कि नहीं? समझना क्या है इसमें? इसमें बस एक ही चीज समझना है आपको, क्या? वो ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला आप समझे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फार्मूला है क्या? याद कर लिए कि अगर 2 वर्ष के लिए दिया गया हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तो डी बराबर पी मतलब मूलधन कोष्टक में दर बटे 100 का स्क्वायर। बस उसे पार रख के इसको सॉल्व कर लीजिए। आया समझ में? उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है? देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में हम ला रहे हैं। तो आप सबको इसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहे वीडियो कम से कम लाइक कर दीजिए। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25। अच्छा, कहने का मतलब है जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मतलब क्या? यस आई। यस आई बराबर क्या? उस राशि का मतलब पी का 9/25। ये समझ में आया क्या? यहाँ लिखा है साफ साफ कि साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। जो साधारण ब्याज है उस राशि का 9/25 है। अच्छा 6 वर्ष जो है ये तो समय है, तो समय का इसमें कोई मान नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे एस आई बटे पी अगर करेंगे मतलब एस आई और जब मूलधन का रेशियो निकालेंगे क्या आ जाएगा? 9/25। इसका मतलब
अगर हम मूलधन 25 ले रहे हैं तो ऐसा ही हमारा कितना आएगा 9, जब समय कितना हो 6 वर्ष हो। बस अब हमें क्या मिल गया, मूलधन मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया, समय मिल गया, तो हम दर निकाल सकते हैं। कैसे, फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई क्या 100। पी एस आई का मान कितना 9, पी का मान 25, आर का मान हमें ज्ञात करना है, समय का मान दिया है 6/100। 25 में भाग देंगे 4 से तो 25 चौका 100। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 से इसको काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, तो आर बराबर 3 दूनी 6, 6%। बताइए आसान सवाल था कि नहीं? अच्छा, आसान हो या कठिन, आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए। हमने क्या किया, जैसे लिखा था प्रश्न में वैसे हमने किया, लिखा था साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, हमने वही लिख दिया कि साधारण ब्याज बराबर राशि का 9/25। वही राशि मतलब क्या, मूलधन, मूलधन का 9/25। यहाँ से हमें एसआई और पी का हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। उस रेशियो को हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी लीटर है, बताओ। मिश्रण का एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है जो कि परीक्षा में रिपीटेड है। लगाइए, कैसे लगाएंगे, अम्ल को लिख देते हैं एसिड और पानी को लिख देते हैं वाटर। कह रहा है इन दोनों का जो रेशियो 1:3 कितना है, 3 है। पहले 1:3 था, फिर इसमें कुछ मिलाया गया, ऐड किया गया, फिर क्या हो गया इनका रेशियो 1:2, 1:2। अब देखने वाली चीज क्या है कि मिलाया क्या गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 5 लीटर अम्ल डाला गया है। क्या, 5 लीटर अम्ल डाला गया है। वाटर मतलब जो पानी है उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। तो जितना लीटर पहले पानी था उतना लीटर पानी अब भी रहना चाहिए। इसका मतलब पानी की जो मात्रा पहले थी वो मात्रा अभी भी होना चाहिए। तो उनका रेशियो, मतलब रेशियो में जो मान है वो तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दीजिए। है तो नहीं, लेकिन इसलिए बराबर कर देते हैं। यहाँ 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। गुणा क्योंकि आपको पता चला क्या, क्योंकि अगर पहले 6 लीटर पानी था तो अभी भी तो 6 लीटर है। ऐसा तो नहीं कि पहले 3 लीटर था तो अब पानी 2 लीटर हो गया, नहीं। चेंज कहां पर हुआ है, अम्ल में, क्योंकि हमने 5 लीटर अम्ल मिलाया है। तो पहले यहाँ 2 अम्ल था, यहाँ 3 अम्ल हो गया। कितना मिला, 1 अम्ल, 1 यूनिट अम्ल मिला। और 1 की वैल्यू कितना दी है, 5 लीटर, 5 लीटर एलटीआर। ठीक, 1 का वैल्यू 5 लीटर। हमसे पूछा क्या है, बताइए। उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी लीटर, नया मिश्रण में कुल मात्रा। तो यहाँ से कितना, 3 और प्लस 3 दूनी 6, 6 और 3 की वैल्यू 6 और 3 9, 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 5, 9 का वैल्यू 9 गुणे 5, 9 गुणे 5 9 पचे 45 लीटर। बताओ, आया समझ में? आसान सवाल था ये, तो आ ही जाना चाहिए। एकदम बेसिक बेसिक सा इसमें क्या था कि कहा था कि अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात दिया है, हमने वही लिख दिया। फिर कहा 5 लीटर अम्ल मिलाया जाना चाहिए, हमने मिला दिया। फिर कह रहा है कि अनुपात चेंज हो गया, चेंज हो गया, बढ़िया बात है। लेकिन जो पहले जिसमें हमने छेड़खानी नहीं की है, मतलब अगर किसी बाल्टी में पहले 5 लीटर पानी है और उसमें हम कुछ भी करें, लेकिन बाद में अगर बाल्टी में पानी नहीं था छेड़खानी करें, तो पानी तो सेम ही रहना चाहिए, मतलब 5 लीटर पानी तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पहले 3 लिखा था, यहाँ 2 पता नहीं कैसे लिख दिया। हम कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, तो इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसलिए बराबर किया हमने 3 से गुणा करके, ऊपर 2 से गुणा करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। इस प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा, दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा सही से, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, में कोई दिक्कत थोड़ी है, बड़ा कर दिया। प्रश्न पढ़िएगा कि 500 पर 40% छूट देने और उसी राशि पर क्रमशः 36 और तथा 4% की छूट देने में कितना अंतर, ये लगाना है आपको। अब मान लीजिए कोई दुकानदार, जैसे आप गए शर्ट खरीदने, आप एक शर्ट खरीदने गए, आपने कहा कि देखिए ये शर्ट इतने प्राइस का है। दुकानदार ने आपसे कहा, और आपसे कहा कि या तो आप 4% का छूट, 40% का छूट ले लीजिए, या तो एक दूसरा छूट है कि 36% और 4% का दोनों का अलग अलग से छूट ले लीजिए, मतलब सक्सेसिव के रूप में छूट ले लीजिए। तो अगर आप सवाल को लगाने आएगा तो आप कहेंगे नहीं, हमको ये दो वाला नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 40% का। लेकिन अगर नहीं लगा पाएंगे तो कहेंगे हाँ पहले 36 का दो, फिर 4 का दो, हो सकता है ज़्यादा हो जाए। नहीं, कैसे होगा, 40% का अगर छूट होगा, ये तो 40% का छूट है, और एक है 36 और 4, तो यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे। तो देखिए, अगर ए और बी पर हम सक्सेसिव लगाएं तो क्या होगा, ए प्लस बी छूट के रूप में जब सक्सेसिव लगाएं तो ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटा 100, ये लगेगा। तो यहाँ से 36 और 4 पर लगाइए, 36 प्लस 4 माइनस 36 गुणे 4 बटा 100। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 4 से काटेंगे 25 और 36/25, यहाँ 36 और 4 40, 40 में से कितना घटेगा, 36/25, ये परसेंट। अब देखिए, या तो यहाँ कर सकते हैं कि आप इसको सॉल्व करें, या तो एक दूसरा, यहाँ से प्रश्न को लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दोनों का अंतर। इसका मतलब जो 40 में से और 40 जब घटाएंगे तो यहीं पर आप घटा दीजिए, क्या कह रहा है,
40 माइनस, एक तो ये कितना 40 माइनस माइनस प्लस 36/25। अच्छा ये चीज, ये लाइन समझ में आया क्या? नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है जो 40% का डिस्काउंट है और जो 36 और 4 वाला डिस्काउंट है उसका हमें अंतर चाहिए, तो अंतर कर दीजिए ना। इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, यहीं पर अंतर कर लीजिए। 40 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ से प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 36/25 आ जाएगा। इससे ये घट जाएगा, कितना बचा 36/25% का अंतर, इतना परसेंट का अंतर हमें बचा। ठीक, तो अब किसका इतना परसेंट, 500 का निकाल लीजिए। तो 500 गुणे 36/25, यहाँ क्या था परसेंट, तो बटे 100 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, इससे इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे 5 बढ़ जाएगा, 36/5। 36/5 का मतलब कितना, 7.2, 7.2 हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, चौथा है। अच्छा 36/5 मतलब 7.2 कैसे किया, कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ 2 से गुणा किया और यहाँ भी 2 से, नीचे क्या 10 10 से जो 72। अब 72 में 10 में 10 आसान है कि 4 से 5 से बताइए। 72 में 10 से भाग देना, 26 स्टेप में 26 72 करके एक अंक दशमलव लगा दिया, मतलब 7.2 हो गया। ठीक, ये हो गया कैलकुलेशन आपको, ठीक है ना? उत्तर समझ में आया क्या? यहाँ पर ये लाइन आपको समझ में आया, ये भी समझ में आया, तो आपका सवाल आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है और उसका परिणाम परिमाप दिया है। उसका क्या है, परिमाप है 18 सेंटीमीटर है। तदनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा? अब हम आपको बता दें कि एक त्रिभुज है कोई इस तरीके, ये तो संभव त्रिभुज है, लेकिन कोई त्रिभुज है मान लेते हैं, ये संभव नहीं है। जैसे विसंभव बन सकता है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल। चलिए हम मान लेते हैं विषमबाहु। अगर इसकी भुजा एक ये है ए, ये है बी, ये है सी, हमें इनका क्या दिया है, अनुपात। इसका मतलब यहाँ अगर ये 2 है तो ये 3 है और ये 4 है। ठीक, इस तरीके से हमें कोई त्रिभुज दिया है। तो यहाँ पर अगर आपसे परिमाप पूछे, परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कितना होगा? परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर, परिमाप कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, और रेशियो में जो अनुपात मतलब परिमाप है कितना है 4, तो 6 3 9, मतलब 9 की वैल्यू कितना दी है 18, एक की वैल्यू 2। यहां तक समझ आया होगा। रेशियो में जो मान है वो मान परिमाप से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि आधा है वो। तो कैसे, देखिए अगर यहाँ पर भुजाओं का योग करेंगे तो होगा 2 + 3 + 4, मतलब 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू 18 दिया, एक का वैल्यू 2, एक का वैल्यू 2। तो अगर एक का वैल्यू 2 है तो जो भुजाएं हैं असली मान उनका क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। सब में 2 से गुणा कर दिए तो हमारी जो भुजाएं होंगी वो सही हो जाएगी। मतलब 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, जिसकी क्या है, भुजाएं हैं। अब हमें एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या? एक फार्मूला होता है अंडर रूट में यस कोष्टक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में यस माइनस सी। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ यस क्या होता है आप बताइएगा? यस होता है a + b, यस बराबर क्या होता है, a + b + c/2। अगर हम यहाँ से यस का मान निकालेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 8 18, 18/2 का मान कितना 9, 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, अच्छा ऐसे 18, हाँ ठीक है 9 आ गया। यस का मान कितना 9। अब यहाँ रख दीजिए 9। अब यस माइनस ए करेंगे, मतलब 9 में से ए को घटाइए, तो 9 में से 2 दूनी 4 घटेगा कितना, 9 में से 4 गए 5, तो 9 × 5। यहाँ गुणा करना है कैसे, यस माइनस बी, यस माइनस बी का मान कितना है 6, 3 दूनी 6, तो 6 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 6 में से मतलब 9 में से 6 घटाइए तो 6 3 9, ठीक गुणे। अब 9 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 1, बस हमें इसी का क्या निकालना है, रूट वैल्यू। अब 9 का रूट तो निकल जाएगा, लेकिन 5 और 3 का रूट निकलेगा नहीं, निकलेगा। तो 9 का रूट कितना 3, तो 3 रूट में क्या 15 आया समझ में। उत्तर कौन सा होगा, चौथा से। बताइए, इतना आसान सवाल था, इतना बढ़िया सवाल था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं अगर नहीं समझ में आया है। कह रहे भुजाओं का हमें क्या दिया था, अनुपात। भुजाओं का हमें अनुपात दिया है और वास्तव में जो परिमाप है वो दिया है सही परिमाप। अब अगर हमारी भुजाएं सही हैं, मतलब जो रेशियो में नहीं, जैसे मतलब 2 3 4 रेशियो में है, लेकिन अगर अगर हमारी भुजाएं वास्तव में 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो इनका योग जो होता वो परिमाप के बराबर होता। लेकिन नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि हमें जो अनुपात है, मतलब अनुपात है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमारी जो भुजाएं होंगी उनका सही रेशियो आ जाए। मतलब यहाँ 2 से गुणा करके 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये हमारी भुजाएं हैं वास्तव में। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो सवाल तो लग गया। और ये चीज़ आपको फार्मूला क्या, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यस कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, मतलब अलग अलग कोष्टक में इसका रूट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल।
किसका? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर यश फंसेगा। यश क्या होता है? यश होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। यश क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। बस ये 2-3 फार्मूला है और एक कंसेप्ट, अगर आपको ये पता है तो आपको सवाल लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा ये बताना है। अब देखिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का जोड़, जोड़ मतलब योग, यानी a प्लस बी का जोड़ कितना है? 24 है। उनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी कितना दिया है? 143। फिर पूछ रहा है उनके वर्गों का योग कितना होगा? उनके वर्ग यानी कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये पूछ रहा है। ये क्या होगा? ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे, बताए। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2ab कर दीजिए, यही आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, उसमें से 2ab घटा दें तो क्या आएगा? यही तो आएगा। कैसे? देख लीजिएगा यहाँ जरा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला है? यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला है। लेकिन अगर इसी में से हम इसको घटा दें तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा। तो ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसकी वैल्यू पता कर लें तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 24। 24 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? याद होगा, अगर स्क्वायर तो आराम से निकल जाएगा। फिर यहाँ से 2 में 143 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 286। 24 का स्क्वायर बताइएगा? 576। 576। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576। 576 में से 286 घटाना है, 286 कितना आएगा? 9 8 17, यानी कि 290। 290 290 हमारा तीसरा उत्तर सही है। ठीक, 290। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिएगा आप। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे? अच्छा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, दिख रहा है क्या आप? हाँ। तो बताइए इस सवाल को कैसे लगाएंगे? वास्तव में आपको क्या करना है, हमें वो संख्या निकालनी है जब ये सब, मतलब जहां पर ये सब बराबर हो जाए, मतलब जिनसे भी ये सारी संख्याएं कट जाएगी। एक सेकंड, हमें वो संख्या निकालना है जो इन सबसे भाग चला जाए, जिसमें इन सबसे भाग चला जाए। आया ना समझ में? मतलब वास्तव में समझिए कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 200 का, 300 का, साढ़े मतलब 360 का और 450 का। हम क्या करते हैं? 200 को 20 लिखते हैं, 300 को 30 लिखते हैं, 360 को 36 लिखते हैं, 45 को 450 को 45। क्यों? अभी हम 10 से भाग दे रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? 10 से भाग दे रहे हैं, और बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 10 से भाग क्यों दिया? जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान। तो लिखिए 20, 30, 36 और 45, ये है। अब या तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो इसका आप गुणनखंड विधि से निकाल दीजिए, नहीं तो जो एकदम बेसिक है वहां से आप निकाल दीजिए। हालांकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर सभी चीज में। चलिए इससे नहीं निकालेंगे, हम जो एलसीएम निकालेंगे वो ऐसे ही निकालेंगे। कैसे? 20 है, 30 है, 36 है और 45 है, यही तो है। 20, 30, 36, 45। ठीक, गुणनखंड कीजिए इसका। 20 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। 36 का मतलब 30 का 2 यहाँ 6 पंचे 30, ये हो जाएगा। 36 का 2 दूनी 4 9 36, 3 गुणे 3 4 9 36, ये हो गया। 45 का 3 त्रिका 9 पचे 45। बस एलसीएम कैसे? जो सब में कॉमन हो उसको काट दीजिए। 2 2 2 सब में कॉमन है, इसमें कहीं 2 नहीं है तो इसको एक बार 2 लिख दिया। एलसीएम लिख करके एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? सब में 2 था तो हमने 2 लिख दिया, गुणे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, फिर हमने 2 लिख दिया, गुणे। अब यहाँ 3 है, यहाँ एक बार 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, हमने 3 लिख दिया, गुणे। यहाँ 3 और यहाँ 3, फिर हमने 3 लिख दिया, फिर यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। बस यही आएगा। ठीक, तो 5, अब किसी भी तरीके से आप गुणा कर सकते हैं, तो जैसे चाहे कर दीजिए कि 5 या 15, या 45, 90, 180। एलसीएम कितना? 180। मतलब अब कितना आ रहा है? देखिए 180 आ रहा है। अभी हमें 10 से भाग किया था तो अब 10 से गुणा कर देते हैं, तो 1800 सेकंड बाद। ठीक, आसान सवाल था, आप इसको समझ पाए होंगे मैं क्या कहना क्या चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एलसीएम में तो क्या समझाना, आपको गुणनखंड तो आना ही चाहिए। ठीक है ना? एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की तीव्र चार की दर से चलने पर, अच्छा दिख रहा है क्या? नहीं तो छोटा नहीं दिख रहा, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की तीव्र चार की दर से चलने पर 1 से 1 बटे 2 घंटे देर से पहुंच पाता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये सवाल बहुत पूछा जाता है, और आप समझ लीजिए कि 80% लोग इसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उतना बेसिक कोई पढ़ाता ही नहीं है, मतलब बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। और मान लीजिए कोई पढ़ा भी दिया तो इसको समझेंगे ही नहीं।
तो कैसे काम बनेगा? चलिए ठीक है, जो लगा लेते हैं उनके लिए बहुत सही, लेकिन अगर आप लगा लेते हैं तो बढ़िया, नहीं लगा पाएंगे तो फिर आपका एक नंबर परीक्षा में कितना मायने रखता है, ये उससे पूछे जो एक नंबर से फेल हुआ हो कभी। ठीक है, क्या दिया है? सामान्य गति की 3/4। इसका मतलब सामान्य गति की 3/4। इसका मतलब जो सामान्य गति है, सामान्य गति को क्या लिख दें हम? ऐसे लिख देते हैं, सामान्य गति लिख देते हैं, सा और गा। सामान्य गति का 3/4। इसका मतलब सामान्य गति का 3/4, ये क्या है? दूसरी गति यानी कि यश2 है, इसको यश2 लिख देते हैं। यश2 क्या है? ऐसे है, तो सामान्य गति, सामान्य गति को यश1 कह देते हैं ना, सामान्य गति को यश1 लिख देते हैं और उसको यश2 लिख देते हैं, यानी कि यश1 बटे यश2 क्या हो जाएगा? 4/3। वहां से यश2 इधर आएगा और यहाँ से ये उधर जाएगा, ठीक, तो 4/3 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ? स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का 4:3 का है, तो हमारा टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:4 का। ये तो बताया ही था हमने, और ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर समय 4 लग रहा है तो टाइम कितना लगेगा? 3। अगर 3 लग रहा है तो 4 लगेगा समय। अब यही दिया है इनका अंतर, जो समय का अंतर क्या दिया है? समय का अंतर दिया है 1.5 घंटा। यहाँ अंतर कितना है? 1। 1 की वैल्यू कितना दी है? 1.5, यानी कि 2 के 2 1 3/2 दिया है। पूछा क्या है? सामान्य समय कितना लगेगा? दूरी को तय करने में सामान्य समय। अच्छा, सामान्य गति कौन है? 4, तो सामान्य समय कौन है? 3, यानी कि हमें 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3/2। 3 × 3 यानी कि 9/2, हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा। 9/2 का मतलब क्या? 4 दूनी 8, 9/2। आया समझ में? क्या करना था एक बार फिर से यहाँ समझिएगा, यही आपको दिक्कत होगी, अगर दिक्कत होगी इसको हम ऐसे चिन्ह पा देते हैं अलग करने के लिए। ये क्या है? स्पीड का रेशियो है, यानी पहले 4 था तो बाद में 3 हो गया। तो अगर स्पीड का जो, जैसे देखिए, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी यानी कि डिस्टेंस बटा समय यानी कि टी। तो यहाँ देखिएगा जो स्पीड है वो व्युत्क्रमानुपाती है समय के, यानी कि अगर स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो समय कम लगेगा, यानी समय कम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा लगेगा। तो यहीं से निकलता है कि जो यश होगा वो 1 मतलब उल्टा होता है। यश यश और टी का जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर इनका रेशियो 4:3 है तो इनका जो समय का रेशियो होगा 3:4 होगा। ठीक है, इसको बेसिक में समझे देखेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। इस तरीके से इसका उत्तर कितना है? 4/2। अच्छा, यहाँ देखिए समय का जो अंतर है, यानी पहले इतना घंटे देर से पहुंचे, यानी कि समय ज्यादा लगा। समय क्या लगा? ज्यादा लगा। फिर से देखिएगा, प्रश्न पढ़ने पर कह रहा है अगर 3/4 की गति से चलने पर 1 से 1/2 घंटे से देर पहुंचता है, यानी कि अगर पहले 3 घंटा पहुंचता था तो अब 4 घंटा पहुंच रहा है, यानी कि कुछ तो देर हुआ। कितने का देर हुआ? 1 का देर मतलब 3/2 का देर, यही तो दिया है। 1 का मतलब 3/2, तो हमें किसका मान चाहिए? 3 का, तो 3 का मतलब 3/2 गुणे 3, तो 3 × 9/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस वस्तु को उस व्यक्ति को कितने परसेंट अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वही वस्तु 1104 रुपए के निवल रूप मूल्य में खरीद सके? अच्छा, निवल मूल्य का मतलब क्या? 1104 के एग्जैक्ट मूल्य में वो खरीद सके, यह उनको बताना है। बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर कोई दुकानदार होगा ना बहुत आराम से लगा लेगा। कह रहा है 1500 रुपये का पहले उसको 20% डिस्काउंट दिया है। कह रहा है दुकानदार वाला कि हम तुमको 1500 रुपया, जैसे कोई सामान है 1500 का, आप खरीदने गए तो आपसे वो कह रहा है कि देख भैया हम तुमको 20% डिस्काउंट दे पाएंगे, और आपने कहा नहीं, हम 1104 रुपये में खरीदेंगे। उसने कहा कि नहीं भैया हम खाली खाली 20% कर सकते हैं। आपने कहा नहीं, हम 1104 में खरीदेंगे। हाँ ठीक है, तो आपने पूछा कि बताइए कितना अतिरिक्त डिस्काउंट हमको दे रहे हैं? 1500 की चीज है, पहले तो 20% आप दे ही रहेंगे, आप हमारी तरफ से कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं? तो वही ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? 1500 का पहले 20% निकाल लीजिए। 1500 का 20% कितना होगा? 20%, 15 दूनी 30 यानी कि 300। यानी कि 1500 की चीज 300 में छूट दे रहा था, यानी कितने में दे रहा था? आपको 1200। आपको 1200 में दे रहा था, आपको कितने में चाहिए? 1108 में। आपको कितने में चाहिए? 1104 है ना, 1104 में चाहिए, 1104 में चाहिए। 1200 की चीज 1104 में आपको चाहिए, मतलब कितने रुपए का छूट चाहिए? कितने रुपए का छूट चाहिए? यहाँ से देख पाएंगे 96, 400 ना, 96 छूट चाहिए। हमको क्या निकालना है? परसेंटेज में 1200 की 250 को 12 के 96 के 8% का छूट दे रहा था। 8% कितना? 8% का एक्स्ट्रा छूट आपको चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% लाभ भी प्राप्त किया। तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य। अब दिया है क्या है और पूछ क्या रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये दिया है लागत में मतलब सीपी, ये दिया है डिस्काउंट, ये है प्रॉफिट, और हमको क्या चाहिए? निर्धारित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है।
अब सीपीएमपी डिस्काउंट और प्रॉफिट के रूप में हमने आपको एक संबंध बताया था। क्या बताया था आपको कि सीपी बटे एमपी जो होता है, सीपी बटे एमपी क्या होता है, 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। ऐसा हमने बताया था कि नहीं आपको? ऐसा अगर नहीं समझ पा रहे हैं ये के संबंध, तो कैसे होगा कि अगर मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया था वो किसके बराबर होता है, वो विक्रय मूल्य के बराबर होता है। और वही क्या होता है सीपी में, अगर 100 में प्लस पी का कर देंगे तो ये किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो वहां से डिटेल में हमने आपको बताया था करके कि एक संबंध आता है, इस संबंध को याद कर लीजिएगा। अगर पता था तो बहुत बढ़िया, नहीं पता था तो इसको याद कर लीजिएगा। लागत मूल्य सीपी मतलब कितना दिया है, 800। मार्क प्राइस हम मान लेते हैं यक्स है, क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है, मार्क प्राइस को हमने यक्स मान लिया। डिस्काउंट कितने का दिया है, तो डिस्काउंट दिया है 10%। 10% का डिस्काउंट पे कितना हो जाएगा, 90। और छूट कितना हो जाएगा, 12.5%। तो 12.5% जोड़ेंगे कितना आएगा, 112.5। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। तो अगर हम इनको यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 9 यक्स, यहाँ कितना हो जाएगा 9 यक्स। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ एक जीरो है तो ये दशमलव हटा देगा, जो जीरो हुआ है ये दशमलव हटा देगा, कितना बचेगा 1125 गुणे 8, ये बचेगा 1125 गुणे 8। यहाँ से बराबर का चिन्ह, ठीक। ये समझ पाए क्या, ये लाइन समझ में पाए। यहाँ से हम यक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं, यक्स बराबर क्या होगा 1125 गुणे 8 बटे 9। अच्छा एक बात बताओ, ये 9 से कटेगा कि नहीं, 9 से 9 से 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो योग है वो 9 से कटना चाहिए। योग करो तो 5 2 7 2 9, 5 2 7 1 8 1 9, 9 से कट रहा है, इसका मतलब कट जाएगा तो भाग दो। 9 का निम्न 9, 9 2 11 22, 9 दूनी 18 4 22, 9 पचे 45। 125 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1000। 125 में 8 का गुणा करेंगे 1000। तुम्हारा उत्तर कौन सा होगा, ठीक। बताइए क्या मंत्र पढ़ना था इसमें भाई, बहुत ही आसान था। आपको अगर ये संबंध पता है तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें तो कोई मंत्र पढ़ना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक पहिए का व्यास दिया हुआ 98 सेंटीमीटर, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, ये है सेंटीमीटर और ये है मीटर, ये है सेंटीमीटर और ये है मीटर की दूरी तय कर, की दूरी तक चलने में उसको कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये क्या है, अगर ये एक पहिया है, कोई ये क्या है, एक पहिया है, और उसको ऐसे खोल दिया जाए, यहां से काट के ऐसे खोल दिया जाए, दिख रहा है क्या, ये जो काटा है हमने, बहुत छोटा दिख रहा है ना। चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ऐसे यहां से हमने काट के इसे खोल दिया, ठीक। तो अब ये तो दूरी हो गई। अब ये किसके बराबर है बताओ, ये किसके बराबर है, ये क्या है, इसकी परिधि है। परिधि क्या है, ये परिधि। और परिधि की जो लंबाई होगी उसी में अगर हम यन का गुणा कर देंगे, यन का, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना उसको दूरी चलना है, ठीक। अब इसी का कुछ गुणा होगा ना, समझ पाए। तो परिधि निकाल देते हैं, परिधि कितना है इस वृत्त का, व्यास दिया है 98 सेंटीमीटर, तो बताओ व्यास दिया है 98 सेंटीमीटर, तो हमें ये बताइए कि उसका त्रिज्या क्या होगा। तो व्यास बटे 2 होता है त्रिज्या, व्यास बटे 2 होता है क्या, त्रिज्या। तो पहले आधा कर लिया, 98 का आधा 49। अब ये है सेंटीमीटर में, हमको चाहिए मीटर में, तो 100 से भाग देते हैं, 49/100। ये क्या हो गया मीटर, 49/100 क्या मीटर, ये हमें क्या त्रिज्या। अच्छा परिधि नहीं लिखना था, चलिए परिधि ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या पर लिख दिया आपको समझने के लिए, तो आप समझ नहीं पाएंगे, कहीं कहीं पर तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ क्या है त्रिज्या, अगर हम परिधि ज्ञात करेंगे, परिधि तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि बराबर 2πr, ठीक है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया होगा, आर का मान क्या है 49/100, 49/100। ये चीज तो आप समझ गए होंगे, परिधि। अब इसी में अगर हम यन का गुणा कर दें, इसी में यन का गुणा कर दें, हम कहें कि इतना दूर तो चल ही रहा है, इतना दूर, मतलब यन टाइम अगर उसका गुणा कर दे तो किसके बराबर हो जाएगा 1540 के, 1540, ये भी मीटर में वो भी मीटर में बराबर। अब यहाँ से यन का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए आप, 22 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, 22 से काटेंगे 7 बार। अब यहाँ 7 को यहाँ काटेंगे, ये भी 7 बार, और यहाँ 7 से इसको काट सकते हैं, ये पूरा कट गया। कितना बचा, यहाँ 2 है तो यहाँ से इसको काट दीजिए, कितना बार जाएगा 5 बार, 2 पंचे 10, तो यन बराबर 500, यन बराबर 500 आया कि नहीं, बताइए। पहला उत्तर हमारा सही होगा, ठीक है ना। अब इसको आप काटा पीटी किसी भी तरीके से कर दिएगा भाई, काटा पीटी तो नहीं समझ पाए तो आपको समझना पड़ेगा काटा काटा पीटी को, ठीक है। इस प्रश्न में तो और कुछ था नहीं समझाने को, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था। प्रश्न पढ़िएगा,
20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था तथा बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम मापा गया था। अतः शुद्ध औसत भार कितना था ये बताना है। बताइए कैसे लगाएंगे इसको। इसको भी लगाना बहुत आसान है। कैसे कह रहे 20 लड़कों के समूह का, 20 लड़कों के समूह का मतलब यहाँ टोटल लड़की कितना है 20। इनका औसत भार कितना दिया है 89.4 kg, 89.4 kg। अब इसी में से कोई एक आदमी है, एक आदमी वो वास्तव में कितना था, वास्तव में कितना था 87, और लिख 87 का था, लिख दिया कितना, अच्छा नहीं, भूल बस 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम मापा गया। 78 माप गया बाहू बाहू, 78 रहा, 87 का माप लेंगे कितना 78। इसका मतलब क्या किए, कम कर दिए। क्या कर दिए, कम कर दिए। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। रहा 87 के ओकर माप लेंगे कितना 78, एक मतलब ओकर जो किलोग्राम रहा ओकर बेटा ओकर कम माप दिए। अगर यहाँ कम मापे हैं तब तो बढ़ाओ करी ये चीज तो ठीक कितना बढ़ाई है 9, 9, 9 8 17, 9 17 इनका डिफरेंस कितना 9, 9 बढ़ेगा लेकिन सब में 9 बढ़ेगा, तो सब में 9 नहीं बढ़ेगा। 9 को सब में बांट दीजिए, 20 में बांटेंगे कितना बढ़ जाएगा, भाग दीजिए। अच्छा बेसिक से अगर भागना चाहेंगे वैसे तो आएगा 0.45, 0.45, लेकिन अगर बेसिक देना चाहे तो देखिए 20 भागा 9, 0.0, 20 चौक 80, 10 आ गया, जीरो है तो जीरो बढ़ा सकते हैं 45, ठीक। इस तरीके से 4 5 0.45, ठीक। तो कितना बढ़ेगा 0.45, सब में बढ़ेगा तो यही 0.45 बढ़ा दिए 0.45, कितना आ जाएगा 89, एक चीना पार देने से 89.85, बस यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं ना, तो 89, ठीक। तो ये समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, बताता हूँ आपको। 20 लड़के के समूह का औसत भार आपको दिया गया, 20 लड़कों के समूह का औसत भार दिया है। अब उसी में से किसी एक लड़के का जो सही में था उतना नहीं लिखे, उससे कम लिख दिए हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 9। अब लेकिन औसत निकालें तो 9 को सब में बांटना पड़ेगा, 9 को सब में बांटना पड़ेगा। कितने आदमी है 20, तो 9/20 कर दीजिए, हमारा कितना आएगा 0.45, इसमें जोड़ दीजिए बढ़ जाएगा, तो हमारा सही कितना होगा 89.8, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनका, अच्छा इस सीसी फीसी जो लिखा है इसका मतलब नहीं कुछ, इसको चाहे पढ़िए चाहे ना पढ़िए, इसका कोई, ये मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिला जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का नया अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है। अच्छा मिश्रण का एक सवाल अभी हमने लगा है ना, तो उसी तरीके से ये है, ये क्या कह रहा है कि पानी और ग्लिसरीन, पानी को लिख देते हैं वाटर और ग्लिसरीन को जी, इनका जो आयतनों का अनुपात कितना है 1:3, 1:3 है, ठीक। उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, अब हमें क्या मिलाना है पानी, ठीक, हमें पानी मिलाना है कि पानी तथा ग्लिसरीन के आयतन का अनुपात कितना है 2:3, 2:3। अब यहाँ देखिए ग्लिसरीन में कोई चेंज हुआ नहीं, वाटर में कितना चेंज हुआ एक, एक की वैल्यू कितना दिया है हमको याद करना है। लेकिन एक चीज हमें दे दिया है यहाँ पहले से कि पानी तथा ग्लिसरीन का जो मिश्रण है कितना है 240, यहाँ पानी और ग्लिसरीन जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और 1 4, यानी कि 4 की वैल्यू कितना दिया है 240, तो एक की वैल्यू 6, 4 से चले 60, एक की वैल्यू 60, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितना आ गया 60, हमको ये कितना ज्ञात करना था एक की वैल्यू, हमें एक की वैल्यू ज्ञात करनी है। और हमें वास्तव में पहले दिया है कि पानी तथा ग्लिसरीन का जो मिश्रण है 240 है। अब आप सीसी की जगह किलो मान लीजिए, लीटर मान लीजिए, चलिए 240 की जगह लीटर मान लीजिए, यानी कि 240 लीटर का मिश्रण था। अब उसमें एक पानी और 4 ग्लिसरीन, 3 ग्लिसरीन, तो कुल कितना 4, 4 की वैल्यू 240, एक की वैल्यू 60, हमें एक की वैल्यू चाहिए ही था। अब देखिए ग्लिसरीन में तो कोई चेंज थोड़ी हुआ है, देखिए यहाँ भी 3 था पहले और बाद में भी 3 है, पानी मिलाए हैं तो पानी में चेंज हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बराबर पहले से तो बराबर करना नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक परिवार की आय एवं व्यय का जो अनुपात है 10:7 है, उस परिवार का व्यय 10,500 है तो उसकी बचत, अच्छा ये बहुत आसान, कैसे इतना आसान जोड़ दिया, आय और व्यय का अनुपात दिया है कितना, इनकम INC लिख दें और रेशियो एक्सपेंडिचर EX लिख दें ना, EXP, इनका जो रेशियो कितना 10:7। अब व्यय दिया है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर दिया है, 7 की वैल्यू कितना दी है 10,500, 10,500, तो निकाल लीजिए यहाँ से एक की वैल्यू कितना होगा 7, 7 करने में 7 3 10, 7 5 35, 1500, एक की वैल्यू 1500। हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी बचत, अच्छा इनकम है एक्सपेंडिचर है, इनकम 10 एक्सपेंडिचर 7, तो बचा बचत कितना, बचत 3, 10 कमाई के 7 खर्च कर दिए तो बचाएं कितना 3 बचाएं, एक की वैल्यू 1500 तो 3 की वैल्यू 15 से गुणा कर दीजिए, 15 3 45। देखिए
आया समझ में? ठीक है ना? आगे बढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में माया तथा छाया की आयु का जो अनुपात है 6:5 है, किंतु 15 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है ये बताना है। 15 वर्षों बाद हो जाएगा, वर्तमान में कितना है 6:5 है। अब यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर उनका रेशियो 6 अनुपात मतलब 6:5 है तो 6x और 5x होगा वर्तमान में उनकी आयु। वर्तमान में आयु कितनी होगी? 6x और 5x। अब ये किसका है? माया के, इसको लिख देते हैं हम, और ये है छाया के, इसको लिख देते हैं CH छाया। ठीक। अब ये है 6x और ये कितना है 5x। माया तथा छाया का कितना है 5x और 6x और 5x। 15 वर्षों बाद हमने इसमें 15 जोड़ दिया। अभी 6x साल की हैं तो 15 साल बाद कितना हो जाएगी? 6x प्लस 15 साल की हो जाएंगी। और ये भी 5x प्लस 15 साल की हो जाएंगी। अब इनका रेशियो कितना दे दिया है हमें? इनका रेशियो दिया है 9:8। 9:8 9/8। बस यहीं से आप x का मान निकाल लीजिए। तो 6 8 48, 9 5 45, 48 माइनस 45 x। आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई किसी भी तरीके। चलिए बेसिक सॉल्व कर देते हैं। यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? 8 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 से 48x, 48x प्लस 15 से 8 में गुणा करेंगे, 15 8 कितना? 120 बराबर कितना? 9 5 45x प्लस 15 9 135। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लीजिए। 48 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा भाई? 48 में से 45, अच्छा 45 इधर आएगा तो घटेगा, तो 48 में से 45 घटाएंगे 3x बराबर। अब 120 प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 135 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा? 15। तो x बराबर कितना? 3 5 15, x बराबर 5। किसकी पूछा है? माया की वर्तमान आयु। माया कौन है? 6x, तो 6 गुणे 5 6 5 30। ठीक, ये देखिए माया कितना है? 6x। यही तो है, माया का पहले है तो माया का 6x है। तो 6x के मान कितना है? एक का वैल्यू मैंने x के मान 5, तो 5 छक्का 30। 6x करना है 6x, तो 6 गुणे x के मान कितना? 5 आगे ना समझ में? आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। माया तथा छाया की आयु का अनुपात दिया है। अगर अनुपात दिया है तो हम वास्तव में क्या मान सकते हैं कि अगर ये 6x की है तो वो 5x की है। 15 साल बाद कितना हो जाएगा? अगर कोई आज 2 साल का है तो 15 साल बाद 17 साल का हो जाएगा। तो वैसे अगर 6x का है तो 15 साल बाद 6x प्लस 15 का हो जाएगा। और ये 5x की है तो 15 साल बाद 5x प्लस 15 की हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़िए। ए तथा बी एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता सी की क्षमता की दुगुनी हो तो बी अकेले वही कार्य कितने दिन में कर सकेगा? मुझे याद है कि मैंने टाइम एंड वर्क में ये टॉपिक नहीं कराया है, मतलब ये टॉपिक नहीं, इस तरीके का सवाल नहीं कराया। इस तरीके का सवाल मैंने कराया है, पता नहीं, याद नहीं एग्जैक्ट कराया होगा, बहुत मुश्किल है कि टाइम एंड वर्क में कोई सवाल छूट गया हो। अच्छा लगाइए, कराया तो ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है। ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में, अच्छा अगर ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो ये दोनों मिल करके 12 दिन में कोई काम पूरा कर देते हैं। ये क्या है? ये टोटल वर्क होगा। ये किसके बराबर है? बी तथा सी मिलकर के 15 दिन में कर रहे हैं, यानी कि 15 दिन में कौन कर रहे हैं? बी और सी में। अब ये दोनों बराबर में, क्योंकि ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क आया समझ में? ये दोनों टोटल वर्क है तो बराबर होगा। ठीक, यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो, यानी कि जो ए की क्षमता है वो सी से दुगनी है, यानी अगर ए का 2 है तो सी का 1, ए का 2 है तो सी का 1 है। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ए बराबर क्या? 2c। ए बराबर 2c। अब ए की जगह 2c रख दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। ए की जगह 2c रखो, यहाँ क्या हो जाएगा? 2c। यहाँ क्या हो जाएगा? 2c। यहाँ तो है ही नहीं, बस यही 2c कर दिए, तो यहाँ इसका गुणा कर दिए। 12 दूनी 24 क्या? c प्लस 12b बराबर किसके? 15b प्लस 15c। अब घटा दो, 24 में से 15 घटाएंगे तो 9c आएगा। 9c बराबर कितना? 15 में से 12 घटाएंगे तो 3b। यहाँ से c और b का रेशियो कितना निकल जाएगा बताओ? c और b का रेशियो कितना निकल जाएगा? ठीक है, 1/3। 1/3 9 गुणा कर रहा है इधर, अच्छा 3 से काट दो, 3 त्रिका 9। अब b इधर आएगा और c इधर जाएगा, मतलब 1/3 आएगा। ठीक है ना? c और b का मान में पता चल गया कितना? 1/3। अब यहाँ रख दीजिए 3 और कितना, अच्छा यहाँ c का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? 3। तो 3 और 1 4, 15 चौके 60। टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से? अब टोटल वर्क 60 आ गया। कौन करेगा? बी अकेले वही काम करे। बी का मान कितना है? 3 है, 3 की स्पीड से करेगा, कितना हो जाएगा? 20 दिन लगेगा। ठीक, हिंदी में लग दिया दिन। बताइए, आराम से, बहुत ही आसान था, इसमें दिक्कत ही क्या थी? अगर ए और बी एक साथ कार्य करें तो 20 दिन लगता है, हमने साथ करा दिया 12 दिन में। 12 दिन लगता है तो 12 दिन में हमने करा दिया। फिर बी और सी 15 दिन, तो हमने 15 दिन में करा दिया। अब ये दोनों क्या है? टोटल वर्क है, हमने टोटल वर्क मान लिया। फिर हमें क्या था? ए और सी का रेशियो दिया था, वहां से हमने ए की जगह मतलब सी, ए की जगह 2c रख दिया। जहां ए था वहां 2c रख दिया, वहां से हमें बी और सी का रेशियो मिल गया।
अब बी और सी का रेशियो हमें मिल गया तो हम टोटल वर्क याद कर लिए। जब हमें टोटल वर्क मिल गया और हमें बी का रेशियो मिल गया, मतलब बी की एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग देंगे, क्या आएगा, दिन तो आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है यदि 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, बताओ। 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करना है, तो बताओ कैसे लगेगा ये। अब यहाँ हम कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाते हैं, यहाँ कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाते हैं कि हमारे लिए आसान हो जाए। तो कैसे आसान करेंगे, बताइए कैसे आसान करेंगे। हमने सुना है कि 1 की पावर चाहे जितना कर दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, एक ही आता है ना। तो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ 5 है तो 5 के आसपास में कोई कीजिए, जैसे या तो 4 आ जाए, या तो 5 से भाग देने पर या तो 11 आ जाए या 16 आ जाए, तो 16 ही आएगा, क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे कुछ आ जाएगा। देखिए लगाने का कई तरीका है, आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम अपना तरीका लगाएंगे। कैसे, हमने क्या किया, 2 की पावर 4 किया, 2 की पावर 4 का मतलब कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 हो गया। अब पावर 4 सतह 28, 29 30 31 यानी 2 की पावर 3, अब बटे 5, बस हमने इसी से भाग दे दिया। हमें किससे मतलब है, शेषफल से, हमें किससे मतलब है, शेषफल से। अब यहाँ देखिएगा कि अगर हम 2 की पावर 4 किए हैं तो 16, यहाँ कितना हो गया 16, 16 हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बचेगा, 5 या 15, कितना शेषफल बचेगा, 1, 1 की पावर 7 मतलब 1 ही होगा, यहाँ होगा 1, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, अब यहाँ कितना बचा 8। अब देखिए 8 बड़ा है 5 से, तो एक बार फिर से 5 से भाग दे देते हैं, कितना आएगा 5 3 8, ठीक। शेषफल से हमें मतलब था, तो इस तरीके से इस सवाल को हमने लगा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 122 के पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, बताओ। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पहले इसको छोटा करना है, जैसे क्या ज्ञात करना है, 122 के पावर क्या 173, हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम पावर को छोटा करते हैं, किससे, पावर को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12, यानी कि पावर 1 बचेगा, कितना बचेगा पावर, शेषफल 1 बचेगा, 122 के पावर 1, यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा, ठीक। फिर से समझिए भाई, यूनिट डिजिट में करना क्या है आपको, यूनिट डिजिट में कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट में आपको किस पर फोकस करना है, केवल इकाई के अंक पर, केवल इकाई के अंक पर। तो 122 है, अब पावर 173 है, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि सारी संख्याएं हर मतलब चौथे गुणे के बाद 4 गुणा कर दीजिए अगर, तो उसके बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगता है, तो इसलिए हम इसको 4 से भाग देंगे और ये लिखेंगे कि शेषफल कितना बच रहा है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, कितना बचा 13, 4 तियाँ 12, कितना बचा 1, शेषफल 1 बचा, यानी कि 2 की पावर कितना, इकाई का अंक कितना 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 में इकाई का अंक कितना आएगा 2 ही तो आएगा, इस तरीके से इसका उत्तर 2। ठीक है, आगे बढ़िए, बहुत आसान था, इसको समझ गए होंगे आप सब लोग। अच्छा इसको लगाइए। अब जब इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो क्या करना है आपको, इस तरीके से इस तरफ लगाते आता है। जैसे 169 किसका है, 13 का, किसका स्क्वायर है, 13 का, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। अब इसमें 13 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 108 में जब 13 जोड़ेंगे 8 3 11 कितना हो जाएगा 121। ये किसका हो गया 11 का, अब 11 इसमें जोड़ दीजिए, 38 में जब 11 जोड़ेंगे कितना होगा 8 1 9 3 1 4 49। ये किसका स्क्वायर है 7 का, 7 इसमें जोड़ दिए, 7 7 14 कितना हो गया 64। ये किसका स्क्वायर है 8 का। अब ये यहाँ कितना हो गया 8, अब 8 8 16 कर दिए, 16 किसका स्क्वायर है बताइए, 16 का रूट वैल्यू कितना होगा 8 2 अरे 4, कितना होगा 16 का रूट वैल्यू 4, ठीक। इस तरीके से इसका उत्तर कौन आया समझ में। इस तरफ से लगाते हुए चले आए, 169 13 का था, यहाँ से कि इसके जब रूट हटा तो कितना गया 13, अब 13 108 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 121। अब जब इसका 121 का हमें रूट निकालना है तो क्या हो जाएगा 13 का मतलब 121 का रूट 11। अब जब ये रूट हटा तो 11 आ गया, 11 इसमें जुड़ जाएगा, अब ये 11 जुड़ेगा तो 49 आ जाएगा, 49, अब यहाँ से 49 का रेशो निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 इसमें जुड़ेगा 64 हो जाएगा। अब इसका जब 64 का रेशो निकालेंगे तो ये भी रूट हट जाएगा, अब कितना हो जाएगा 8 8 8 16, 16 का अब इस रूट को हटाना है तो 16 का रूट 4, ठीक। आगे बढ़, अच्छा ये तो हमारा लास्ट सवाल था। चलिए इस तरीके से जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न समझ में आए और कितने नहीं आए, ठीक। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। मिलते हैं आपसे अगले अगले लेक्चर में, अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।